जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज हम बात करेंगे टेक्सास के अंदर हॉस्टेज क्राइसिस के बारे में। कहां कहां से उसके तार जुड़े हुए हैं और ये क्या है कहानी मोटा मोटी। तो सबसे पहले ये हॉस्टेज क्राइसिस जो है परसों 11 बजे हुई लोकल टाइम। डेलस नाम की एक जगह है, वहां पर ये घटना हुई जिसके अंदर एक व्यक्ति जूस के प्रार्थना घर यानी कि सिनोगॉग में गया और वहां पर उसने बोला कि वो एक होमलेस पर्सन है, उसके पास छत नहीं है और लोगों ने उसको मदद करने के लिए उसको अंदर आमंत्रित कर दिया। अंदर जाकर उसने 4 लोगों को बंदी बना दिया। उसके अंदर सिनेगॉग के जो पुरोहित थे, जिसको रबी बोलते हैं, वो भी शामिल थे और इनको बंधक बनाया गया। ये पूरा जो बंधकबाजी का जो ड्रामा था ये तकरीबन 10 घंटे चला। बाद में जो इनकी जो फेडरल पुलिस है ये आई और इन्होंने इस बंदे को, इस हमलावर को बोलेंगे कि उसको खत्म कर दिया और 4 बंधकों को छुड़ा लिया। अब यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये एक आतंकवादी घटना है और उधर यूनाइटेड किंगडम्स के प्रधानमंत्री ने इसको एंटी सेमेटिक का भी हिस्सा बताया, यानी कि जूस के खिलाफ एक नफरत का भी हिस्सा बताया। अब इसका रीजन क्या था? ये जो व्यक्ति था इसने ये इस तरीके की घटना क्यों करी? अब ये व्यक्ति कौन था? अब ये व्यक्ति दरअसल पाकिस्तानी मूल का बंदा था जो यूनाइटेड किंगडम में रहता था। बर्न्स नाम की कोई जगह है, वहां पर ये रहता था और इसका नाम है फैजल अकरम। 44 इयर्स का ये व्यक्ति है और अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था कि खबर आई कि इसकी पाकिस्तान में ट्रैवल की एक हिस्ट्री नजर आई है और ये तबलीगी जमात का एक मेंबर भी है। अब तबलीगी जमात अदरवाइज तो एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये मुसलमानों को धर्म को सही तरीके से फॉलो करने की प्रेरणा देते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। सऊदी अरेबिया में इसको बैन कर दिया गया है, लेकिन बाकी सारे मुल्कों में ये अभी भी उसी तरह कायम है। पाकिस्तान में इसकी बहुत बड़ी जो है ये बहुत बड़ी जमात है, इसके बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं। तो ये कहा जाता है कि अकरम जो है ये यहां पर इसलिए गया क्योंकि एक महिला है, बहुत ही फेमस लेडी है, ये लेडी अलकायदा के नाम से मशहूर है। इसका नाम है आफिया सिद्दीकी और ये आफिया सिद्दीकी को छुड़वाने के लिए वहां गया। कहते हैं कि 2 हफ्ते पहले ये न्यूयॉर्क पहुंचा। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ये टेक्सास गया। वहां से इसने कुछ हथियार खरीदे और उसके बाद में इसने कार्रवाई को अंजाम दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि आइफा सिद्दीकी कौन है? अकरम ने ये बोला, मलिक फैजल अकरम ने ये कहा कि ये मेरी बहन है। दरअसल जब इसकी तहकीकात हुई तो इसमें निकल के आया कि ये इसने झूठ बोला, ये इसकी बहन नहीं है। और इसी संदर्भ में 2 और टीनेजर्स को इंग्लैंड में पकड़ा गया है। मैनचेस्टर से 2 और यंगस्टर्स की पकड़ हुई है जो कि इस तमाशे में शामिल है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आइफा सिद्दीकी कौन है? ये बहुत अहम है। आइफा सिद्दीकी की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक दहशतगर्द कैसे हो सकता है। और ये वो मिसाल है जो एक धारणा है कि मदरसे में पढ़ने के बाद ही व्यक्ति इस तरीके की गतिविधियां करता है। ये एक लोगों के दिमाग में एक किस्म का टेम्पलेट बना हुआ है, एक किस्म की धारणा बनी हुई है। बट ये धारणा जो है आइफा सिद्दीकी पूरी तरह तोड़ देती है। अब आइफा सिद्दीकी जो है ये अमेरिका के अंदर 1991 से 2002 तक रही। यहां पर ये न्यूरो साइंटिस्ट बनी और इन्होंने पीएचडी करी, डबल बैचलर्स करी और बहुत सारी पढ़ाई इन्होंने यहां पर करी। इन्होंने यहां पर इसको पढ़ाया भी। साथ ही इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी काफी पढ़े लिखे हैं। इसकी मदर जो है वो इस्लामिक चैरिटी में और इस्लामिक कार्यों में, इस्लामिक जो प्रोपगेशन है उसके कार्यों में काफी मुलव्वस रही है और ज़ियाउल हक के टाइम से वो पाकिस्तान की सियासत में भी शुमार रही हैं। इनकी जो वालदा हैं, जो इनकी मदर हैं,
और इनके फादर भी एक डॉक्टर हैं, और इनकी जो बहन है आइफा सिद्दीकी की, वो भी एक डॉक्टर है। तो इतना अच्छा परिवार इनका, और लेकिन ये जो महिला है ये आतंकवाद में मुलव्विस हो गई। दरअसल 9/11 की जब घटना हुई 2001 में, तो तब ये अमेरिका छोड़ के और पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान में आने के बाद में इसका जो शौहर था उससे तलाक हुआ, इसके 3 बच्चे भी थे, उससे तलाक हुआ। और उसके बाद में जो खालिद शेख मोहम्मद था, जो 9/11 का पूरा रचेता था, आर्किटेक्ट था, उसके एक कजन के साथ में इसने शादी कर ली। जब 9/11 के अंदर ये खालिद शेख मोहम्मद पकड़े गए और उसके बाद में जब तहकीकात हुई और इंटेरोगेशन चला, तो उसने आइफा सिद्दीकी का नाम लिया। इनफैक्ट आइफा सिद्दीकी को एकदम से महसूस हो गया कि अब क्योंकि ये खालिद शेख मोहम्मद पकड़ा गया है तो अब उसकी भी बारी है, तो ये अंडरग्राउंड हो गई, कराची में ये गायब हो गई। और इसका जो पहले वाला शौहर था उसने ये एलिगेशन लगाया कि इस महिला की एक्टिविटीज, जिहादी एक्टिविटीज और जिहाद को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज पहले से थी, जिसकी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर काफी तनातनी थी। और प्रेशर में आकर, उसी के प्रेशर में आकर उसने नाइट विजन गॉगल भी खरीदा $10,000 का, और कुछ पैम्फलेट्स भी खरीदे आफिया के लिए, जस्ट टू मेक हर हैप्पी एज पर जो इनका जो पुराना जो शौहर है उसके हिसाब से, कि भाई मैंने उसको खुश करने के लिए ये सारी कार्रवाई करी जिससे कि हमारी शादी ना टूटे और वो खुश हो जाए। लेकिन जैसे ही 9/11 हुआ तो आफिया ने जोर दिया कि अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन वापस जाके वो इतनी सिचुएशन खराब हो गई कि इनको डाइवोर्स लेना पड़ा, तलाक लेना पड़ा। और ये जो महिला है ये 5 साल के लिए अंडरग्राउंड हो गई। 5 साल के बाद ये अफगानिस्तान में पकड़ी गई। अफगानिस्तान में ये गजनी के गवर्नर को मारने की साजिश रच रही थी, और उस दौरान इसको अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने पकड़ लिया, क्योंकि जो CIA थी वो इसके मूवमेंट को पहले से ट्रैक कर रही थी, और ये पहले से रडार में थी, CIA के रडार में थी, FBI के रडार पे थी, और इसके ट्रेल्स का पीछा किया जा रहा था। और उसी दौरान ये गजनी में पाई गई, इसको अरेस्ट कर लिया गया। जब इसको इंटेरोगेशन के लिए लेके जाया गया तो अमेरिकन जो स्पेशल फोर्सेस का वारंट ऑफिसर है उसकी M4 राइफल छीनकर इसने सैनिकों पर फायर किया, जिसमें कुछ अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के जो सैनिक थे वो घायल हो गए। और इसी छोटी सी भिड़ंत में या छोटी सी इस लड़ाई झगड़े में अमेरिकन सोल्जर्स ने भी इसके ऊपर फायर किया, जिसमें इसको 2 गोलियां पेल्विक रीजन के पास लगी, और ये इसको फिर इलाज के लिए और फिर उसके बाद एक्स्ट्राडाइट करके और अमेरिका ले जाया गया, जहां पर ये 86 वर्ष की सजा भुगत रही है। अब इसको छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सियासत हुई है। सारी सियासत जमातों ने किसी ना किसी रूप में आफिया सिद्दीकी को इस्लाम की बहन बताया है, बहन उसको करार दिया गया है। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, और शायद ही कोई नेता हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, सब ने अमेरिका से इसकी रिलीज के लिए बातें करी हैं। इसको रिलीज कराने का प्रयास भी किया है, लेकिन सफल नहीं हुए। कहा यह भी जाता है कि डॉक्टर शकील अफरीदी, जिसने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के निकाला था, उसका भी ऑफर दिया गया कि ठीक है, हम शकील अफरीदी को आपको दे देते हैं, आप ये लड़की को हमें दे दें। तो इसको इस्लामिक लड़की के तौर पर पेश किया गया है, और इसके ऊपर काफी जज्बात जो हैं पाकिस्तान के अंदर काफी उभरे हैं, और आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। एक घटना अपहरण की अफगानिस्तान के अंदर हुई। वेस्टर्न महिला थी कोई, जिसको पकड़ा गया और फिर उसको हॉस्टेज क्राइसिस हुई, लेकिन उसको छुड़ाने की प्रोसेस के अंदर वो मारी गई। फिर बलूचिस्तान में भी शायद कोई चेक मूल की कोई महिला थी या कोई आदमी था, उसको भी पकड़ा गया इसी मकसद से कि आफिया सिद्दीकी को छुड़वाया जा सके, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसे कई सारे प्रयास पाकिस्तान के अंदर होते रहे हैं, और ये जो घटना हुई है इसको भी पाकिस्तान से ही लिंक करके देखा जा रहा है, क्योंकि आफिया सिद्दीकी भी पाकिस्तानी है और फैजल अकरम भी
पाकिस्तानी है, और अब ये भी बात उभर के आ रही है कि तबलीगी जमात का ये बहुत एक्टिव मेंबर है और पाकिस्तान निरंतर जाता रहता था। अब वो बुनियादी सवाल कि अगर कोई रेडिकलाइज्ड है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको मदरसे में ही पढ़ना पड़े। आप रेडिकलाइज कभी भी हो सकते हैं और किसी भी एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। आपका इन्फ्लुएंस किस चीज का है वो डिपेंड करता है। इस केस में इस लड़की की मदर का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग था और उसी इन्फ्लुएंस की वजह से ये टोटल इस्लामाइजेशन की तरफ, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ग्रेविएट हो गई और फिर ये पूरा जो है इसने अंजाम दिया। कहते हैं कि ये अलकायदा के लिए कुरियर सर्विस का काम करती थी, एक तरफ एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाना और लॉजिस्टिक्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये इसका एक अहम रोल था। लेकिन जो इसको सजा हुई है वो यूएस मरीन्स के ऊपर घातक हमले की वजह से हुई है और ये सारे जितने भी क्राइम्स हैं इसको जोड़कर 86 इयर्स की इसको सजा हुई है। अब ये जो बात हुई है, ये वाकया हुआ है, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट के मुल्कों के लिए होना चाहिए। ये सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब या परेशानी की तरफ एक पॉइंटर होना चाहिए। वो इसलिए है कि दोनों मुल्कों में पाकिस्तानी मूल के लोग, पाकिस्तानी मूल के वर्कर बहुत बड़ी तादाद में हैं और क्योंकि ये मुल्क बहुत हद तक रेडिकलाइज है। एक मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड से बात हुई और उसने मेरे को बताया कि तकरीबन 60% पाकिस्तानी जो यूथ है वहां का वो रेडिकलाइज्ड है। और इस जर्नलिस्ट ने ये भी बताया कि ये जो रेडिकलाइजेशन है ये एक इंतहा तक जा रहा है और ये रेडिकलाइजेशन कम नहीं हो रहा। और बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट है, उसका नाम लेना खैर शायद मुनासिब नहीं है, बट ट्विटर पे उसकी बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यूएई और सऊदी अरेबिया को ये समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तानी लोग हमारे पास बहुत सारे हैं तो उनकी सोच क्या है, किस तरीके का वो रवैया रखते हैं खास तौर से जूस के प्रति, वो बहुत समझना जरूरी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे वो इमरान खान हो यानी कि चाहे वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान का चपरासी हो, वो यहूदियों को एक बहुत ही घृणापूर्ण नजर से देखते हैं। यहूदियों और हिंदुओं को एक ही तराजू में रख के और उनके प्रति हेट्रेड की जो भावना रखते हैं और इसी भावना को लेकर ये लोग सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मुल्कों में, मिडिल ईस्ट के और मुल्क ओमान, कतार, यहां पर जाके काम करते हैं, जहां पर अब पूरे रिलेशनशिप विद इजराइल जो है रीबूट हो रहे हैं, दोबारा से रीडिस्कवर किया जा रहा है अपने रिलेशंस को। और अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप के जमाने में, वो उसके चलते अब जो इजराइल का जो सिफारत खाना है वो यूएई में खुल गया है और सऊदी अरेबिया की ब्लेसिंग्स है इसके पीछे। और सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि इजराइल के साथ में अच्छे रिलेशनशिप बने। और ये जो एक बहुत बड़ा बदलाव सऊदी अरेबिया में देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया में अब सिनेमा हॉल खुल गए हैं, सऊदी अरेबिया में म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, औरतों को, खातूनों को और ज्यादा हकूक दिए जा रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट जो है बदलाव के दौर में है और सऊदी अरेबिया ने बहुत सारी हदीसें जो है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है और उनको गैर इस्लामिक करार दे दिया है और ये कहा है कि ये हदीसें जो हैं ये वायलेंस प्रमोट करती हैं। तो जिसके खिलाफ हमारे देश में भी कई सारे मुल्ला मौलवी जो हैं उनको एतराज हुआ और कई एक मौलाना साहब को मैं सुन रहा था कि सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है वो अब शायद वो असली मुसलमान नहीं है, वो एक यहूद है। तो इस तरीके की बेहुदा अनाप शनाप बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो अगर ये वाला माइंडसेट है तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना हो, अपने मुल्क के अंदर कोई इस तरीके की कार्रवाई ना हो जिससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हों और पूरे इलाके के अंदर कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिससे कि पूरी दुनिया मुतासिर हो। तो वो चीज का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आई एम श्योर यूएई और सऊदी अरेबिया ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया होगा और
आखिरी में जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान इस्लामोफोबिक पूरी दुनिया को करार देते हैं और ये कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है खामखा ही इस्लामोफोबिक हो गई है, तो मेरे ख्याल से इस वाकये के बाद में शायद इमरान खान को फिर उनको समझने पे मजबूर होना पड़ेगा कि इस्लामोफोबिक पूरी दुनिया क्यों है। और हमको भी भारत में ये समझना होगा कि हम किसी भी धर्म के हों, हम राइट विंग रेडिकलिज्म की तरफ नहीं बढ़ सकते। अगर हम बढ़ेंगे तो यही चीजें हम आगे देखने को हमें भी मिलेंगी, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे माशरे के अंदर इस तरीके की चीजें हों। तो इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। फिर मुलाकात करते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।